पॉलिटी की ये दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास है, फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। ये है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के हम भाग जिसे कहते हैं। आपको मालूम है पहले 22 भाग थे, आज के टाइम में ये 25 भाग हैं। तो कुछ बढ़े भी हैं, शेड्यूल्स में भी कुछ बढ़े हैं। ये सब हम आपको यहाँ पढ़ाने वाले, बहुत छोटी सी वीडियो में बहुत कमाल का लेक्चर ये रहने वाला है। पूरा समझिए, देखिए और याद कर डालिएगा, क्योंकि वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट में है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में वीडियोस पुराने हो गए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उसको अपडेट करो और नए तरीके से पढ़ो। मतलब पुरानी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, कुछ डिजिटल बोर्ड पे भी है, तो अब आपको यहाँ क्लियरली सब कुछ दिखेगा। तो पहला पार्ट हो या पहला शेड्यूल, मैंने पहले ही कहा ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का होगा, यानी संघ और राज्य क्षेत्र। देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी पीडीएफ है और इसको मैं एक साथ नहीं दिखाता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। संघ और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में वर्णन शेड्यूल एंड पार्ट 1 दोनों में है, शेड्यूल में भी है, पार्ट में भी है। पार्ट 2 कहता है अब भाई किसी जगह का, किसी भी देश का क्षेत्र है, उसके राज्य हैं, तो उन लोगों की नागरिकता भी होगी। देखो ये सब कैसे जुड़े हुए हैं। आप सोचो कोई भी जगह होगा ना तो उसके नागरिक को नागरिकता तो देना पड़ेगा, तो ये नागरिकता, सिटीजनशिप सेकंड नंबर पे हो गया, क्लियर है ना। अब थर्ड नंबर पे जब नागरिक होगा तो उसका कुछ फंडामेंटल राइट होगा, यानी मूल अधिकार होगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं काइंडली नोट इट डाउन, नोट कर लो आप, ठीक है ना, ये याद करो, नोट कर लो और इसकी पीडीएफ ले लो। देखो पीडीएफ के भरोसे मत पढ़ो क्योंकि पीडीएफ वो जमा होता है, आप पढ़ नहीं पाते हो। फंडामेंटल राइट अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसको समझिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी वो राज्य के बजट पे डिपेंड करता है कि ये निर्देशों को लागू करे। जैसे वेलफेयर मेजर्स हो गया, जैसे मान लो कोई राज्य चाहती है कि हम अपने राज्य के विकलांगों को एक अलग पेंशन दें, तो वो क्या करेगी भाई, वो इसी के पावर्स का यूज करेगी, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसे कहते हैं। 4A में फंडामेंटल ड्यूटी कहा गया, यानी राज्य का फंडामेंटल ड्यूटी को आप यूं समझिए कि राज्य का जो राज्यों के प्रति हमारी दायित्व है, यानी हमारा कर्तव्य है, उसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। यूनियन स्टेट्स, यूनियन मतलब संघ, यूनियन का हो गया संघ और स्टेट्स का मतलब हो गया राज्य, ठीक है। ये दोनों चीजें समझिएगा, यूनियन का मतलब संघ और स्टेट का मतलब राज्य, क्लियर है। स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, ये साथ था, ये बाद में हटा दिया गया, इसको खत्म कर दीजिए। अब आपको 5 और 6 तो याद हो गया, फिर उसके बाद सीधे काम की चीजें हैं 8 नंबर में। और 8 भी कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है 9, 9A और 9B, यानी 9, 9A, 9B, ठीक है। समझिए ये क्यों जरूरी है और ये बाद में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है, नीचे हमने लिखा हुआ है, कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा, चिंता में नहीं पड़ना है। पंचायती राज व्यवस्था लाया गया बाद में, तो पंचायतों के बारे में है पार्ट 9 में। 9A में म्युनिसिपालिटी, जो नगर पंचायत होते हैं, उनके बारे में वर्णन 9A में किया गया है। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में वर्णन किया गया है। समझिए इस चीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जो आज सहकारी व्यापार आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, उनसे रिलेटेड ये है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया कहां है, ये राष्ट्रपति के आदेश से राष्ट्रपति के अंदर ही कार्य करता है। तो 10 तक तो आपको 9 और 10 याद रखिएगा, 10 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले वाला कौन कौन इंपॉर्टेंट है एक बार हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4A यहां तक इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 5, 6, 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 मैंने छोड़ा क्योंकि हटा दिया गया है बाद में, याद रखिएगा इसे हटा दिया गया है। 10 हो गया। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, आपने देखा होगा, टैक्स वसूलती है, स्टेट ले जाते हैं कुछ, उसमें का पार्ट सेंटर वाले, कुछ सेंटर का टैक्स है, उसमें राज्यों को देना पड़ता है। तो ये क्या रिलेशन रहने वाला है, ये पार्ट 11 का भाग है। लेकिन इसी पार्ट 11 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात है। अगर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, किस तरीके की प्रॉपर्टी कौन लिखेगा, मान लो केंद्र सरकार को कोई प्रॉपर्टी चाहिए, राज्य सरकार से भाई लेगी, तो उसके क्या प्रोविजन है, प्रावधान है, क्या फाइनेंस के क्या प्रावधान है। यानी आपने देखा होगा फाइनेंस कमीशन, तो ये फाइनेंस कमीशन भी आपको फाइनेंस के तहत ही आता है। इन सब बातों में 12 पार्ट में ये किया गया। अगला है 13वां पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड और कॉमर्स यानी कि व्यापार,
आंतरिक देश में व्यापार करना एक जगह से दूसरे जगह, ये भाग 13 में है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट के बीच में यानी संघ और राज्य के बीचों में जो कार्यों का, यानी आपने देखा होगा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब 14 में वर्णन है। और इसी 14A में बाद में लाया गया ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे जो डिसीजन होते हैं ट्राइब्यूनल के द्वारा होते हैं। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। अब आते हैं इलेक्शन। इलेक्शन पार्ट 15 में है, यानी चुनाव की जो अगर हम बात करें तो ये पार्ट 15 में है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, यानी जो एक प्रोविजन है सर्टेन क्लासेज से, कुछ विशेष क्लासेज हैं उनके रिगार्डिंग, ये पार्ट 16 में किया गया है। पार्ट 17 वीवीआई है, बार बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा पार्ट 17 राजभाषा या ऑफिशियल, यानी जो राज्य की कामकाज की भाषा है उसके बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं करता है। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल भी नहीं है। इस पार्ट में जाइए, जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़िए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। खास करके नॉर्थ इंडिया के लोग समझते हैं हमारा राष्ट्रभाषा, नहीं भाषा है। राजकीय भाषा और राष्ट्रभाषा की मान्यता, ये दोनों में अंतर है। तो ये राजकीय भाषा हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं को दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होने वाला है किस राज्य में, जैसे 11 नॉर्थ इंडिया के स्टेट जो हैं इनको मान के चला जाता है कि ये हिंदी भाषी राज्य हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन की बात समझिएगा। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब होता है कि वो प्रोविजन जो इमरजेंसी के टाइम में लगाए जाएंगे। 3 तरह के इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और राज्य की जो राष्ट्रपति शासन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर, आपको घबराना नहीं है। कम से कम इसमें से 20 से 30 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे कर लोगे। देखो सिलेबस कम हुआ है, सिलेबस कम नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए, तो कंपटीशन टफ हो गया है। आप इतने ही सिलेबस में से पहले 120 क्वेश्चन आता था और आज 75 क्वेश्चन आ रहा है, कुछ तो अंतर है ना, चीजों को समझो आप। तो मिसलेनियस प्रोविजन यही हुआ। हालांकि मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन ज्यादा ठीक था, जिसमें से 25 ये लोग लैंग्वेज का रखते और 75 सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का रखते, क्योंकि यहाँ 75 का कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं क्या लॉजिक है। देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजन, मिसलेनियस। देखो एग्जाम में जब कट ऑफ ज्यादा जाता है ना, तो एग्जामिनर का सबसे बड़ा टेंशन होता है कि कट ऑफ को कम रखें या एक रेंज में रखें। अब कोई एग्जाम 300 का हो रहा है, किसी बच्चे ने उसका 260, 280, 295, 296 कर दिए स्कोर, तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि अरे यार ये क्वेश्चन का लेवल इतना गिरा हुआ था, तो टफ करो, नहीं तो वेटेज खराब हो जाएगा। तो इमरजेंसी प्रोविजन हो जाएगा 18 में। मिसलेनियस कुछ बातें हैं जो 19 में है। और अगर हम लोग देखें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को संशोधन की प्रक्रिया, ये 20 में है। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये है 21 में। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, इसको बाद में हटा दिया गया कुछ चीजें इसमें से, तो ये 22 में है। अब कहोगे सर ये तो 22 ही, आपने 25 कहा था, तो सुनिए इस चीज को, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारी चीजों को बाद में जोड़ा गया है, तो संविधान में जो चीजें बाद में जोड़ी गई हैं उनके लिए अलग से नंबर्स नहीं बढ़ाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो पहली चीजें थी उन्हीं में सुधार किया गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सुधार वाले चीजों को अलग से क्यों जोड़ेंगे? जैसे पंचायत आया बाद में, म्युनिसिपालिटी आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आया, तो 9 9 ए 9 बी, तो 3 तो यहीं बढ़ गया। कुछ चीजें हटी है, जैसे ये 7 वाला हटा भी है, ठीक है। तो नंबर वाइज 22 तक है, क्या समझ में आया? नंबर वाइज 22 तक। इसी तरीके से बाद में यहां ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, ये भी बढ़ा एक। तो कुल मिलाकर के टोटल जो है, टोटल 25 है। नंबरिंग कहां तक है? 22 तक है। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर वाइज 395 है, लेकिन इसमें बीच में क्लॉज घुसाए गए हैं ना, बाद में बदलाव हुआ बहुत सारा, इधर का आर्टिकल उधर भेजा गया, उसमें ABCD के क्लॉज हैं। तो कुछ तो बात जो है आपको समझना पड़ेगा, ये मामला माजरा चल क्या रहा है, समझिए इसको, ठीक है ना। 395 आर्टिकल्स जो हैं अभी भी हैं, 396 आर्टिकल्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 में समेट दिया गया है। तो ये जैसे मान लो 371 था, 371 में ABCD क्लॉज जोड़ा गया, तो इन सब का नंबर आपको 395 ही रहेगा, लेकिन टोटल बढ़ जाएगा। तो 450 के आर्टिकल आसपास हमारे पास अभी पड़ रहा है। कुछ पल्ले पड़ा, नंबर वाइज उतना ही है, अंदर के मैटर्स बढ़ गए हैं, तो सबको हम ऐड करके बताएंगे। समझ में आएगा? यही राम कहानी है। तो टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं।
कुछ पार्ट को बाद में जोड़ा गया है, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में पार्ट 4A को जोड़ा गया है। 4A फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या है भाई, आपके कर्तव्य क्या है राज्य के प्रति। उसी तरीके से पंचायत जोड़ा गया है 9, पंचायती राज के बाद म्यूनिसिपालिटी 9A एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में जोड़ा गया है। कौन कब जोड़ा गया है, ये VVI पार्ट है, इसको एकदम याद कर लीजिए। अभी बहुत बार रिपीट करके पूछा है या मैचिंग करके दे देगा, कुछ भी करके दे देगा, आपको ये एग्जाम में काम आता ही आता है। आप जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन के महत्व को समझोगे, कितने नंबर का है। क्वेश्चन मत गिनो कि एक क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, कितने नंबर का है, एक आधे नंबर से छूट जाएगा आपका रिजल्ट। तो जो रिजल्ट वाले लोग हैं उनसे पढ़ोगे तो ये सब चीजें समझ में आएगा, ठीक है ना। पार्ट IX यानी 73rd अमेंडमेंट 1992, म्यूनिसिपालिटी 74वें अमेंडमेंट में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 97वें अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 की बात है। 73-74 तो आप पहले जानते हो। और इसमें जो 14A जोड़ा गया है ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया है। कौन कब जोड़ा गया है, तो आफ्टर ऑल अमेंडमेंट अगर हम देखें तो 2 डिलीट किया गया और 3 जोड़ा गया, ठीक है, सॉरी 1 हटाया गया और यहाँ 2 2 4 1 5, तो 22 से 1 घट गया 21 और यहाँ 5 जोड़ा, नहीं 2 घटाया गया ना, ये रिपील्स दिख रहा है, 2 हटाया गया, बाकी लोगों को जोड़ा गया, तो टोटल 25 है। अभी 5 जोड़ा गया 2 हटाया गया, यानी कि कितने हो गए, 3 तभी बढ़े, है ना। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल प्लस एडेड लेटर, ये भी हमने एक जगह रख दिया कि ओरिजिनल कौन से हैं और बाद में जो कितने जोड़े गए। समझिएगा, फर्स्ट शेड्यूल मैंने पहले ही बोला था, ये क्या है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र और उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी राज्य के क्षेत्र यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र, ये कहानी के लिए। लेकिन शेड्यूल में कुछ बातें हैं जो आपको ट्रिक से मैं याद करवाऊंगा। जैसे आप नेताओं को जानते हो, अगर उनके बारे में कहीं लिखा जाए तो उनको सबसे बड़ी चिंता होती है कि भाई पैसा रुपया कितना मिलेगा, सैलरी हमें कितना मिलेगा। तो सेकेंड शेड्यूल में सैलरी की बात की गई है, इमोल्यूमेंट्स यानी उनके वेतन भत्ते, जैसे एक सांसद को रोज के उनके भत्ते मिलते हैं 2000-5000 अपने क्षेत्र में घूमने के लिए, ये सब चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और है, सांसदों को टेलीफोन लाइन पहले हुआ करता था, टेलीफोन जो तार वाला था, तो उसका भत्ता मिलता था अलग से। तो अब मोबाइल रिचार्ज हो गया, उसमें तो अनलिमिटेड 300-400 रुपये महीने में डालो, उसमें अनलिमिटेड आपको बात होगी, है कि नहीं। तो ये भत्ता ही लोग अभी तक उठा रहे थे। सोचो, टेलीफोन लाइन का आपको 15,000-20,000 रुपया इन लोगों को अलग से मिलता था, ये सब बंद हुआ है अभी। तो जनता सवाल नहीं पूछेगी तो नेता जो मन करेंगे वो करेंगे ही, उनको जो लगेगा जितना वेतन रख लें, आपको नौकरी दे ना दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो रहा था, खैर कोई नहीं। सेकेंड शेड्यूल जो था, प्रोविजन रिलेटिंग टू सैलरीज, इमोल्यूमेंट, अलाउंसेज, प्रिविलेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये सेकेंड शेड्यूल में है, समझिए इन चीजों को। थर्ड शेड्यूल है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। तीसरा शेड्यूल है आपके ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बता रहा है। पहले सैलरी, एमोल्यूमेंट, अलाउंस, प्रिविलेज, हमारे विशेषाधिकार, हमारे वेतन भत्ते, हमको क्या क्या अलाउंस मिलेगा, ये सेकंड में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको याद करने का ट्रिक फॉलो करिए, ट्रिक से कभी कभी काम बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद किसका क्या शपथ लेना है उसकी बात होगी, तो तीसरे में शपथ है। फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब चौथा से मामला बदल जाता है, क्योंकि भाई पैसे की बात हो गई, शपथ की बात हो गई। अब देख लेते हैं कि कौन से सीट का बंटवारा राज्यसभा में होगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है ना। फोर्थ शेड्यूल की ये बात हो रही है। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स, ये फिफ्थ शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है ना। फिफ्थ में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्लियर है। सिक्स्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। छठे शेड्यूल की अगर हम बात करें तो छठा शेड्यूल में क्या क्या है, पांचवा और छठा अगर आप देखोगे तो एक साथ जुड़ा हुआ है। छठे का मैं ट्रिक देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पांचवा में है कि शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सॉरी शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल किसके हाथ में होंगे, किस तरीके से होंगे, गवर्नर होगा कि राष्ट्रपति होगा, क्या रूल्स बनाएंगे, क्या कोई भी रूल उन पे लागू होगा, उनके जो काउंसिल्स होंगे उनके इलेक्शन कैसे होंगे, ये सारा चीज फिफ्थ में है।
फोर्थ तो क्लियर है ना, फोर्थ में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, किस स्टेट में कितना राज्यसभा का सीट है ये आपको दिया गया है। सिक्स शेड्यूल में, सेवेंथ शेड्यूल कहता है डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। लेकिन इससे पहले ये जो छठा वाला है इसका आपको चाहिए ट्रिक, तो इसका ट्रिक लिख लो, असमित्री मेघा, असमित्री मेघा, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असमित्री मेघा का मतलब समझिएगा क्या है, असमित्री मेघा यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर है? ये सिक्स्थ शेड्यूल हो गया, ट्राइबल एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में। सेवेंथ शेड्यूल हो गया यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, हमने ट्रिक भी दे दिया, असमित्री यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघा मतलब आखिरी मेघालय। अब बताओ ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ, क्योंकि इसमें अगर नागालैंड दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्यों ये ट्रिक दे रहा हूं, जो बच्चे रुक के देख रहे हैं ना वो बेवकूफ थोड़ी है, बहुत महान लोग हैं, क्योंकि वो अपने रिजल्ट निकालेंगे। पेशेंस रख के समझना जरूरी है कि भाई हमारे लिए क्या पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ा रहा है ना उसके पास फिजूल टाइम है ना आपके पास है, तो टाइम को सही से यूज करो, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भ्रम है, हमें लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन आता है कि अरे ये काम बाद में करते हैं। इस पर एक सेशन मैं लेने वाला हूँ, अब कैरियर काउंसलिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको आपके लिए कौन सा कैरियर चॉइसेस बढ़िया रहेगा आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, यूपीएससी की बैकअप क्या है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो बैकअप में क्या नौकरी के लिए कोई कोर्स करें, किस तरीके के कोर्स करें, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तैयार रहिएगा, सब कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। 8 शेड्यूल की अगर हम बात करें, 8वें में करेंटली ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है हमारे पास, जिसमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, चूंकि ऑफिशियल लैंग्वेज का एक अलग चैप्टर ही हम बनाएंगे। बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो वो मैं भ्रम तोड़ूंगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। 9th शेड्यूल, एक्ट्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म। देखो भारत जब आजाद हुआ ना तो पहला जो सुधार किया गया था भूमि सुधार था, यानी जमींदारों के हाथ से जमीन लेकर के और गरीबों को बांटना था। लगभग अब जमीन बचा ही नहीं है बहुत ज्यादा, हाँ कुछ जमींदार ऐसे भी जिनके पास बहुत जमीन अभी भी है, तो ये चीजें करनी थी। तो 8 शेड्यूल में था ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th में पहला अमेंडमेंट आया 1951 का, पहला अमेंडमेंट याद रखिएगा यही था। 10वां है एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए, यानी इसका मतलब समझ लो, मैं समझाता हूं, दल बदल विरोधी अधिनियम इसे कहते हैं, दल बदल। राजीव गांधी के टाइम में क्या हुआ था, 1985 की बात है, बड़ी नेता इधर से उधर जा रहे थे, राजीव गांधी परेशान हो गए थे, तो डिफेक्ट कर रहे थे, यानी कि इससे चुनाव जीत गए और उस पर जा करके वहां वो रह जाते थे। तो 11th शेड्यूल क्या है, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लाया गया था, एमपी एंड एमएलए अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म। 11th शेड्यूल, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, यानी 29 सब्जेक्ट है इसमें, समझिए इसको। 11th शेड्यूल की कहानी मैं आपको समझाता हूं, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, और 12th शेड्यूल में पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपालिटी, यानी 18 सब्जेक्ट है। ये 11-12 बाद में आया, 73वां 74वां संविधान संशोधन याद ही होगा आपको। की हाईलाइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 26 नवंबर 1949 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे एडॉप्ट किया गया, इनफोर्स यानी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट यानी सबसे लंबा लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 इसमें शेड्यूल्स हैं, लेकिन अभी 25 पार्ट है, 470 से ज़्यादा आर्टिकल हैं एंड 12 शेड्यूल हैं। अब ये कहाँ शेड्यूल है, नंबर वाइज आपको 25 नहीं दिखेगा, ये ध्यान हमेशा से रखिएगा, आपको 470 आर्टिकल नहीं दिखेगा, 469वां आर्टिकल नहीं दिखेगा, सब चीज़ों को समझिएगा, लेकिन ये नंबर जोड़ देंगे अगर टोटल तो है। नेचर अगर हम देखें तो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, यूनिटरी स्पिरिट में है, जरूरत पड़ने पे हमारा देश यूनिटरी हो सकता है। गवर्नमेंट देखें तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विथ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय व्यवस्था है हमारे अंदर। ये पूछा जाता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, 3 लाइन से पूछा जाता है, कई एग्जाम में ये तीनों लाइन से पूछा गया है। हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस क्या, लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब कुछ, इक्वालिटी किस तरह, सब कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है ये संविधान का।
कोई भी चाहे कि इसको बदल दे तो पॉसिबल नहीं। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शेड्यूल्स जो बाद में ऐड किए गए इनको देखिए। 9th शेड्यूल, ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का है। 9th शेड्यूल जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में लैंड रिफॉर्म के टाइम में आया था। तो इसमें अमेंडमेंट भी पहला है ये, और एक पार्ट जोड़ा गया, शेड्यूल जोड़ा गया। 10th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये जोड़ा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट 1992, पावर्स ऑफ पंचायत। 12th शेड्यूल एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992, पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी। इज इट क्लियर? बिल्कुल याद रखिएगा, 12th शेड्यूल यही कहता है। आफ्टर ऑल अमेंडमेंट वी आर नाउ हैव 12th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब के बाद हमारे पास 12 शेड्यूल आज में है। 73वां 74वां तो पहले जानते हो आप, 73rd 4th। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट 8 शेड्यूल, अभी वाले में 25 पार्ट 12 शेड्यूल है। अब प्रीएम्बल के बारे में और उसके बारे में डिटेल फीचर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जाएंगी इससे 4-5 क्वेश्चन आने के पूरे संभावना है, और आपके अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन नंबर्स होंगे। ये नहीं कि मैं इसमें कह रहा हूँ तो सभी एग्जाम में इतना ही, नहीं, सब में अलग अलग होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को समझिएगा और एंजॉय द जर्नी, क्योंकि जर्नी बोरिंग होती है, होगी ही आपको, लेकिन डेस्टिनेशन सही मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।